दूसरे दिन नाश्ते वगैरह से फारिग हुए थे कि तारीना हार्डो चंद अफराद के साथ पहुंच गई। उसने उनसे मेरा तारुफ करवाया। ये फौजी हुकाम थे, मुझसे सभी अच्छी तरह पेश आए। तारीना हार्डो ने जुनैद जलाल और उसके साथियों के लिए बेशुमार तोहफे खरीदे थे। मेरे लिए भी बहुत कुछ था, लेकिन मैंने शुक्रिया के साथ उनमें से सिर्फ चंद चीज़ें जो मेरी फौरी ज़रूरत के तहत काम आ सकती थीं कबूल कर लीं और बाकी तारीना हार्डो को वापस कर दी। शॉर्टो को तारीना अपने साथ ले गई थी। 4 बजे उसने मुझे इत्तला दी कि रात की ज़ियाफ़त वज़ीर आज़म की कोठी पर है। रात को वो मुझे खुद लेने आई और मैं जुनैद जलाल और 2 फ़लस्तीनी नौजवानों के साथ उस मुल्क के वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर पहुंच गया। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और दूसरे बड़े बड़े ओहदेदार यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने मेरा पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने मुझे बताया कि मेरा ये इस्तकबालिया प्रेस की निगाहों से अलग है, और अगर मैं इस बात की इजाज़त दूँ कि इस कार्रवाई की इत्तला प्रेस को दे दी जाए तो उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं है। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से किया गया है कि प्रेस को इस बारे में कोई खबर नहीं दी गई। मैंने इस बात पर खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि मेरा नाम या मेरी कार्रवाई की कोई भी रिपोर्ट प्रेस के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, मुझे इससे नुकसानात होंगे। उसके बाद वज़ीर दाखिला ने अपनी इस्तकबालिया तकरीर में मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हुए दूसरे लोगों को बताया कि मुझे इस काम के मुआवजे के तौर पर इतनी बड़ी रकम पेश की गई थी जो कोई भी ज़ी अक़ल नहीं ठुकरा सकता था। लेकिन तारीना हार्डो के बयान के मुताबिक मैंने ये कहकर इस रकम को नज़रअंदाज कर दिया कि मैं ये काम सिर्फ फ़लस्तीन के लिए करना चाहता हूँ और इसमें मेरी कोई ज़ाती गरज नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस दौर में जबकि सारी दुनिया में इनफरादी तौर पर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रुझान है, एक ऐसा शख्स काबिल हैरत है जो ज़ाती मफाद पर अपने फ़र्ज़ को तरजीह देता है, और ये बात इंतहाई काबिल तहसीन है। इस तकरीर के बाद तालियां बजाकर जज्बाए तहसीन का इजहार किया गया। फिर वज़ीर आज़म ने एक और ऐलान किया। बोला, हमारा एक बहुत बड़ा मकसद अली यार खान के ज़रिए पूरा हुआ है। अली यार खान ने इसका कोई मुआवजा तलब नहीं किया, हालांकि इसके इवज़ वो हमसे बहुत कुछ मांग सकते थे। चुनांचे उनकी खिदमत को सराहते हुए उन्हें इस मुल्क की शहरियत पेश की जाती है और इन्हें एक खुफिया एजाज़ दिया जाता है जिसके तहत वो यहाँ के मुअज़्ज़ज़ शहरी करार पाएंगे। इस मुल्क के जिस हिस्से में चाहें इनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। वो अपनी बकिया ज़िंदगी अगर चाहें तो यहाँ गुजार सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक और ऐलान भी करना चाहता हूँ। इसराइली हुकाम ने उस आबदोस के लिए जो रकम हायल जोशियों को पेश की थी वो बहुत ज़्यादा है। ये अजीमुशान रकम बेशक इतनी बड़ी है कि इस पर किसी की भी नीयत ख़राब हो जाए। वो रकम अब हमारी ख़ास कारकुन मैडम मार्टिना के कब्ज़े में है और हमारे ज़मीर किसी भी तौर पर ये कबूल नहीं करते कि उस रकम को अपनी तहवील में रखें। हमारा उस पर कोई हक नहीं है। हम अगर चाहें तो ये रकम इसराइल को वापस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद इस मामले में हमारे बराह रास्त मुलव्वस होने का अंदेशा है और ख़ारजी तौर पर इसराइल से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। हम इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि इस कार्रवाई के सिलसिले में कभी हमारा नाम न लिया जाए। ये अज़ीमुशान रकम मेरे अपने ख्याल में सिर्फ अली यार खान की मिल्कियत है। बेशक इन्होंने हमसे कोई मुआवजा कबूल नहीं किया, लेकिन उन्हें ये रकम कबूल करना होगी। इस ऐलान के बाद तालियां बजाकर खैर मकदम किया गया था। मैंने जवाबी तकरीर में वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं इस रकम को कबूल करने में कोई आर महसूस नहीं करता। मैं शुक्रिया के साथ इस पेशकश को कबूल करता हूँ और उसके साथ साथ ही एक और दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ, और वो ये कि ये रकम बैरूत के बैंकों में तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन को अदा कर दी जाए और फ़लस्तीनी तंजीमें इस रकम को शतीला कैंप और दूसरे कैंपों में मुकीम पनाह गुज़ीनों पर खर्च करें। तमाम लोग शिश्तर रह गए थे। जुनैद जलाल ने आंखें बंद करके गर्दन झुका ली। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, जुनैद, ये जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द की जाती है। इंशाअल्लाह तुम बैरूत पहुंचोगे। फ़लस्तीनी हुकाम को मेरा पैगाम मोहब्बत देना और उन्हें बता देना कि उनका एक पाकिस्तानी भाई अपनी तमाम तर ज़हनी सलाहियतों और क़ुव्वतों के साथ उनकी फलाह के लिए मसरूफ़ अमल है और ये हक़ीर सी रकम उन्हें मज़लूम पनाह गुज़ीनों पर खर्च करना है। जुनैद जलाल की गर्दन बदस्तूर झुकी रही थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। रस्मी कार्रवाइयों के बाद एक पुरतकल्लुफ़ डिनर दिया गया और हमें हमारी रिहाइश गाहों पर मुंतकिल कर दिया गया। मैं अब तहजीब का मुंतज़िर था जो अभी यहाँ नहीं पहुंची थी। तारीना हार्डो से मुसलसल राब्ता जारी था। वो ज़्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजार रही थी। कई जगहों से ज़ियाफ़तों की पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए तारीना हार्डो से कहा कि इनमें से कोई भी कार्रवाई प्रेस की निगाहों में आ सकती है। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि एक और मसला भी है। ओलिव हार्वर्ड अमेरिकन CIA का एजेंट है और इन तमाम कोशिशों में वो एक इसराइली नुमाइंदे की हैसियत से पेश रहा है।
तमाम सूरत हाल अब तक उसके इल्म में आ चुकी होगी, इसलिए मैं ज्यादा मंजर आम पर नहीं आना चाहता। हार्वर्ड से मेरी चपकलिश का सिलसिला जारी है और इम्कान इस बात का है कि वो खुद भी अब यहाँ मौजूद हो। तारीना हार्डो ने मेरी बात से इत्तेफाक किया था। उसने कहा कि अच्छा हुआ ये बात उसे बता दी गई ताकि वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ का माकूल बंदोबस्त कर दे। बात यहाँ ख़त्म हो गई थी। अपनी इस रिहाइश गाह में मैं मुतमईन और मसरूर था। 5वें दिन जुनैद जलाल और उसके तमाम साथियों को बैरूत भेजने के इंतजामात कर दिए गए। जुनैद जलाल जब मेरे पास आया तो उसकी आंखों से आंसू रवां थे। बोला, अली, मेरे पास अब कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं है, सिर्फ मुझे ये बताओ बैरूत कब आओगे। मैंने कहा, जुनैद, मैं अपने कामों में मसरूफ हूँ। मेरे जहन में बहुत से मंसूबे हैं, उनकी तकमील दुनिया के किसी भी हिस्से और किसी भी खित्ते में की जाएगी। हाँ, अगर कभी किसी काम से बैरूत आना पड़ा तो चंद लोगों से मुलाकात जरूर करूंगा, लेकिन इस सिलसिले में कोई वादा नहीं कर सकता। जुनैद जलाल खामोश हो गया था। मैं खुद तारीना हार्डो के साथ उन लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ने गया और उन्हें बड़ी मोहब्बत और एहतराम के साथ रुखसत किया। वापसी में मैंने तारीना हार्डो से उन इसराइली एजेंटों के बारे में पूछा जिन्हें आबदोस से गिरफ्तार किया गया था, तो तारीना हार्डो ने बताया कि उनके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका। सूरत हाल खासी उलझी हुई है। डंबर नामी जहाज को आबदोजों ने तबाह किया था और उसकी इत्तला इसराइल तक पहुंचनी चाहिए, वरना सियासी उलझनें पैदा हो जाएंगी। चुनाचे हुक्काम उन कैदियों के बारे में अभी गौर व खौज कर रहे हैं और ये फैसला करने से कासिर हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। उसके बाद मैंने तारीना हार्डो से इस मौजू पर कोई सवाल न किया। मैं जानता था कि उन इसराइलियों की तकदीर में क्या लिखा जा चुका है। 9वें दिन अचानक ही उस वक्त जब मैं अपनी रिहाइश गाह के लॉन पर बैठा हुआ कई दिन के बाद निकलने वाली धूप से लुत्फानंदोज हो रहा था, स्याह रंग की एक बंद गाड़ी रिहाइश गाह के फाटक से अंदर दाखिल हुई और उसका दरवाजा खोलकर जो शख्सियत नीचे उतरी, उसे देखकर मेरी रूह फरते मुसर्रत से झूम उठी। ये तहजीब मेलकम एक्स थी और तारीना हार्डो उसे मेरे पास पहुंचाने आई थी। उसने पुरमज़ाह अंदाज में कहा, अली, देख लो, तुम्हारी तहजीब में कोई कमी तो नहीं है, हम उस नुकसान को पूरा करने के लिए भी तैयार हैं। तहजीब मुस्कुराती हुई मेरे नज़दीक आ खड़ी हुई थी और उस वक्त मेरे सीने में मुसर्रत का वो तूफान मौजज़न था जिसका इजहार अल्फाज में नहीं किया जा सकता। मैं तहजीब को लेकर अंदर आ गया। तारीना ने एक लम्हा भी हमारे दरमियान मुदाखलत करना मुनासिब न समझा। वो हमसे रुखसत होकर चली गई थी और उसके बाद हमारे लिए पुरमुसरत लम्हात के सिवा और कुछ नहीं था। नामालूम क्या क्या बातें हुई। मुझे तो यूं महसूस होता था जैसे जिंदगी भर की परेशानियों का खात्मा हो गया हो। तहजीब मेरे दिल के लिए बाइसे सुकून थी और उसकी मैयत ऐसी ही थी कि उसके बाद किसी का एहसास ही नहीं होता था। तहजीब ने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी सुनाई। मैडम मार्टिना का तस्करा आया तो तहजीब ने कहा कि मैडम ने मेरे लिए मोहब्बत का पैगाम दिया है और इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि मखसूस हालात की बिना पर वो अपने वतन में मुझसे नहीं मिल सकेंगी। और वो हालात ये हैं अली के हायल जोशियों के अजीमुशान असासे इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं कि इस मुल्क के लोगों की नीयत उन पर ख़राब हो गई है। वो हायल जोशियों की तकरीबी क़ुव्वतों को तो बरुए कार नहीं लाना चाहते, लेकिन उसका जो सरमाया दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैला हुआ है और जो वसाइल उसके ज़रिए उन्हें हासिल हो सकते हैं, वो उन्हें मुसलसल हासिल करते रहने के ख्वाहां हैं। और इसके लिए उनका एक अलग डिपार्टमेंट तश्कील पा गया है जिसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। बेचारी मार्टिना अभी नामालूम कब तक हायल जोशियों की हैसियत से वहाँ मुकीम रहेंगी। अलबत्ता उन्होंने एक पेशकश ज़रूर की है, वो ये कि हमें जब भी और जहाँ भी उनकी मदद की ज़रूरत पेश आए वो हायल जोशियों के नुमाइंदों के ज़रिए हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं और ये सिर्फ ज़ाती बुनियाद पर होगा। इसका उनके मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। तहजीब की मायत में मुसरतें ही मुसरतें थीं। हम लोग दुनिया के हर मौजू पर गुफ्तगू कर चुके थे। मैंने तहजीब को बताया कि हमें इस मुल्क की शहरियत भी पेश कर दी गई है। अब वो मशवरा दे कि अपना आइंदा प्रोग्राम क्या होगा। जिस जवाब की मुझे तहजीब से तवक्को थी उसने वही जवाब दिया। कहने लगी, हमने उन लोगों के लिए एक ऐसा काम किया है अली जिससे उन्हें ज़बरदस्त मफादात हासिल हुए हैं। ये हमारी इज्जत करते हैं, हमारा एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा एक जज्बा भी इनके इल्म में है जिसके तहत हमने इनसे इस काम का कोई मुआवजा नहीं लिया। इससे लाख गुना ज़्यादा आसाइशें हमें हासिल हो जाएंगी अली, तब भी हम उन्हें ठुकरा देंगे। हम तो अपने मिशन के लिए वक्फ हैं। सुकून की ज़िंदगी का कोई तसव्वुर भी हमारे लिए गुनाह है। मैंने कहा, लेकिन तहजीब, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो अजीब लगता है। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, ग्रीन पोल में रहकर तुम्हारी ज़िंदगी हर लम्हा मसरूफ़ थी, उससे अलहदा हुई तो मेरे साथ मसरूफ़ कार हो गई। तुम्हें कुछ अरसा तो सुकून मिलना चाहिए। वो बोली, मैं तुम्हारे वजूद का एक हिस्सा हूँ। तुम्हारे मकसद और तुम्हारे अमल से किस तरह दूर रह सकती हूँ?
सुनो अली, मैं जानती हूँ कि जिस अजीम मकसद के लिए तुमने अपना मुस्तकबिल तारीक किया है उसे तुम खुद से कभी दूर न करोगे, और मैं भी कभी ये नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी ख्वाहिशात में से कोई ख्वाहिश ना आसूदा रह जाए। इसलिए अभी किसी आराम व सुकून का तसव्वुर भी न करो। ये भी समझ लो, अगर कभी तुम रास्ते में रुके तो मैं तुम्हें वहाँ से आगे बढ़ा ले जाऊँगी। यही मेरी सच्ची मोहब्बत होगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तहजीब। मेरा दिल तुम्हारे ही जैसे किसी साथी की आरजू करता था। और तहजीब, यकीन करो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। हम यहाँ उस वक्त तक ज़रूर रुकना चाहते थे जब तक आइंदा के लिए कोई प्रोग्राम तरतीब न दे लें। तारीना से अक्सर मुलाकातें होती थीं। एक दिन प्रोफेसर ढोक ज़ेरे बहस आ गया और मैंने चौंक कर पूछा, हाँ मैडम तारीना? प्रोफेसर तो मेरे जहन से निकल ही गया था। उसका क्या हुआ? तारीना ने हंसते हुए कहा, कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। फिर उसे मुझसे इश्क हो गया। काफी दिन तक वहीं फिरता रहा और फिर न्यूयॉर्क चला गया। मैंने कहा, न्यूयॉर्क? वो बोली, हाँ, उसका ख्याल था कि तुम लोग उसे धोखा देकर न्यूयॉर्क चले गए हो। उसने दावा किया था कि वो तुम्हें अमेरिका में तलाश कर लेगा। मैंने कहा, वैसे उसका अंदाजा गलत नहीं था। वो बोली, इस दौरान तुम्हें किसी तरह का कोई शुबा तो नहीं हुआ अली? मैंने कहा, कैसा शुबा मैडम? वो बोली, कुछ लोगों को तुम्हारी तलाश में सरगर्दा पाया गया है। मैंने अपने आदमियों को हिदायत कर दी है कि ऐसे किसी भी शख्स को फौरन गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश कर दें। मैंने पूछा, उनकी कौमियत के बारे में कोई अंदाजा हो सका? वो बोली, हमारे ही वतन के बाशिंदे थे। कोई हाथ नहीं लगा। मेरे अपने डिपार्टमेंट के एक आदमी से भी राब्ता कायम किया गया था और इस अंदाज में किया गया था कि वो हकीकत की तह तक न पहुंच सके। लेकिन उस गरीब को तुम्हारी रिहाइश गाह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने कहा, मैं जानता था कि ये कोशिश होगी, कोई खास बात नहीं है मैडम। तारीना बोली, एक बात जहन में रखना अली, जिस वक्त और जिस तरह मेरी ज़रूरत महसूस करो मुझे नज़रअंदाज न करना। मैंने कहा, ऐसा ही होगा मैडम तारीना, आप मुतमईन रहें। इस गुफ्तगू के बाद मैंने महसूस किया कि तारीना हार्डो ने हमारे गिर्द इंतजामात मजीद सख्त कर दिए हैं। हम लोग अपने तौर पर भी मोहतात हो गए थे। रात के 11 बजे थे। मैं और तहजीब गुफ्तगू कर रहे थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मैंने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया था। हेलो, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं अली यार खान से बात कर सकती हूँ? मैं उस आवाज़ को ना पहचान सका। कहा, अली यार खान ही बोल रहा हूँ, फरमाइए। लेकिन अचानक ही रिसीवर में आवाज़ बदल गई। हेलो पाकिस्तानी, मैं ओलिव हावर्ड हूँ, पहचाने मेरी आवाज़ को? मैंने कहा, दुश्मनों को और दुश्मनी को मैं हमेशा याद रखता हूँ मिस्टर हावर्ड, लेकिन ये तस्लीम करें कि अब आप बूढ़े हो गए हैं। सिर्फ मेरा नंबर मालूम करने के लिए आपको इतना वक्त सर्फ करना पड़ा। इस घटिया कारकर्दगी के साथ आप मेरा मुकाबला करेंगे? दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि हावर्ड की जहनी कैफियत उस वक्त कितनी ख़राब होगी। उसने बमुश्किल तमाम खुद पर काबू पाकर कहा, नंबर मालूम करने से तुम्हारी क्या मुराद है मिस्टर? मैंने कहा, मिस्टर हावर्ड, यकीनन अब आप ये मालूम करना चाहते हैं कि मैं आपकी काविशों के बारे में क्या जानता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? गोइटे हिल से या फ्रांस से या फिर बैरूत से, जहाँ आपने मेरे और तंजीम के दरमियान निफाक के बीज बोए। मैंने मान लिया मिस्टर हावर्ड के एक बहुत बड़ी रकम बैंक में मेरे नाम जमा करवा के आपने तंजीम को मुझसे बदगुमान कर दिया। लेकिन कितनी बड़ी बदकिस्मती है आपकी कि वो रकम उन्हीं फ़लस्तीनियों पर खर्च हुई जिनसे आपकी दुश्मनी है। आपने मुझे फ्रांस लाकर तख्ता मश्क बनाना चाहा, लेकिन आपकी बदकिस्मती ने मुझे गोइटे हिल पहुंचा दिया, जहां मेरी वजह से एक बड़ा इसराइली प्रोजेक्ट तबाह हो गया और इसराइल को एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। और मिस्टर हावर्ड, शायद आपके फरिश्तों को भी ये गुमान न रहा होगा कि अली यार खान उस आबदोस के हुसूल के लिए मसरूफ़ अमल हो जाएगा, लेकिन आपकी वजह से ऐसा हुआ। डंबर नामी जहाज पर मिस्टर हावर्ड, जब आप हायल जोशियों से इसराइली मफाद के लिए सौदेबाजी कर रहे थे, मैं आपसे ज्यादा दूर नहीं था और आपको देखकर मेरे काम का लुत्फ सही मानों में दोबाला हो गया। आपको बहुत बाद में ये पता चला होगा मिस्टर हावर्ड के हायल जोशियों को अहमक बनाकर आबदोज ले उड़ने वाला अली यार खान है। हावर्ड की आवाज आई, तुम रोज बरोज निखरते जा रहे हो अली, तुम्हारी कारकर्दगी वाकई शानदार होती जा रही है। हायल जोशियो जैसी खतरनाक हस्ती को तुमने किस तरह शीशे में उतारा, ये मैं नहीं जान सका। मैंने कहका लगाकर कहा, मैंने गलत तो नहीं कहा था हावर्ड कि तुम बूढ़े हो गए हो। वो बोला, ये एतराफ़ कर लूँ तो तुम मेरे साथ क्या रियायत कर सकते हो? मैंने कहा, तुम्हारे बुढ़ापे और तुम्हारी बेचारगी पर तरस खाकर बस मैं ये मशवरा दे सकता हूँ कि तुम अब अपने फ़राइज़ से सुबकदोश हो जाओ, रिटायरमेंट ले लो और बकिया ज़िंदगी अपने मज़हब की तबलीग में गुजार दो। अपने बुढ़ापे पर तरस खाओ और इस हंगामा खेज़ ज़िंदगी से किनारा कश हो जाओ। अली के रास्ते बहुत वसी हैं,
उसे बहुत कुछ करना है। तुम कहाँ कहाँ उसका ताक़ुब करते फिरोगे ऑलिव हावर्ड। मैंने कहा और ऑलिव हावर्ड की आवाज़ एक बार फिर बंद हो गई। मैं खूब जानता था कि उस वक्त ऑलिव हावर्ड की क्या हालत हो रही होगी। तहजीब मैल्कम एक्स मेरी सूरत देख रही थी, उसकी आंखों में एक शोख चमक थी। थोड़ी देर के बाद ऑलिव हावर्ड ने फिर कहा, और मैं तुम्हें ये मशवरा देता हूँ अली यार खान कि तुम पाकिस्तान के लिए मुसीबतों के पहाड़ न खड़े करो। अमरीकी हुकूमत से तुम्हारे मुल्क को जो इमदाद मिलती है वो तुम्हारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं उसमें रखना अंदाजी करूं? नहीं मिस्टर अली, तुम यकीनन ये नहीं पसंद करोगे। मोहब्बत और अखुव्वत के जज्बात अपनी जगह, लेकिन उनके बदले अपने वतन के लिए तबाही मोल लेना मुनासिब नहीं है। ये एक बुजुर्ग का मशवरा है। मैंने कहा, ए अहमक बुजुर्ग, क्या यहूदियों ने अमरीकी हुकूमत पर इस सिलसिले में दबाव डालने में कसर छोड़ी है? क्या पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद के लिए यहूदियों के कलेजे नहीं कटते? क्या तुम लोग ये कोशिश करते करते थक नहीं गए हो? कैसी बातें करते हो? तुम्हारी ये अहमकाना सोच एक ना एक दिन जरूर बदल जाएगी। मेरा वतन, मेरी हुकूमत, मेरे मुल्क के रहने वाले अपनी आज़ादी को दुनिया की हर चीज़ पर तरजीह देते हैं। ये इमदाद तुम यहूदियों की वसातत से नहीं बल्कि हमारे मुल्क की अपनी हैसियत से हमें मिलती है। तुम इसमें रखना अंदाजी करने से कब बाज रहोगे? ये धमकी तुम जानते हो कि कितनी खोखली है। मेरे लहजे में दुरुस्तगी आ गई थी। मैंने गुर्राती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी तो यही कोशिशें रही हैं ऑलिव हावर्ड कि किसी न किसी तरह हमारे मुल्क को कमजोर करो, लेकिन खुदा को क्यों भूल जाते हो जिसने तुम्हें हमेशा नाकाम रखा। एब्रन हॉल में तुम्हारे सरफिरे उलमा वो गुफ्तगू कर रहे थे जो सरासर तारीख और हकायक के खिलाफ थी, और उसके नतीजे में तुम्हें अली यार खान मिला जिसने तुम्हारे मंसूबों को सालों पीछे पहुंचा दिया। पाकिस्तान का नाम लेकर तुम हजारों अली यार खान पैदा कर सकते हो जो तुम्हारे तमाम मंसूबों को फना कर देंगे। अपने बुढ़ापे को संवारो ऑलिव हावर्ड। एक बुजुर्ग के तौर पर तुम्हारा एहतराम करते हुए मैं तुम्हारे साथ सिर्फ यही कर सकता हूँ कि जब भी तुम मेरी जद में आओ मैं तुम्हें जिंदगी दे दूं। एक बूढ़े पर हाथ उठाना किसी मुसलमान के शायान शान नहीं है, वरना तुम जानते हो कि तुम बारहा मेरी जद में आ चुके हो। हावर्ड बोला, और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, नहीं ऑलिव हावर्ड, ये झूठ बोल रहे हो तुम। गोटे हिल में क्या तुमने मुझ पर कातिलाना हमला करने की कोशिश नहीं की थी? क्या नतीजा रहा? बैरूत में सूरत हाल जरा सी मुख्तलिफ हो गई थी, मैं समझ नहीं पाया था। एतराफ़ करता हूँ, लेकिन तुम्हें भी इसका एतराफ़ करना पड़ेगा कि मुझे बैरूत से निकाल कर तुम्हें कितने अजीमुशान खदसारों से दो चार होना पड़ा। ज़रा हिसाब तो करो ऑलिव हावर्ड। अगर तुम्हारी कारकर्दगी के बारे में सारी तफसीलात इकट्ठी करके मैं तेल अवीव भिजवा दूं तो शायद तेल अवीव वाले अमरीकी हुकूमत से यही दरख्वास्त करेंगे कि तुम्हें उनके हवाले कर दिया जाए, और उसके बाद वो तुमसे उन हिमाकतों का इंतकाम लेंगे। अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्तों को तमाम तफसीलात बताऊंगा, अपने और तुम्हारे सारे हिसाब किताब खोल कर उनके सामने रखूंगा और फैसला उन पर छोड़ दूंगा। हावर्ड बोला, ज़मीन वसी है अली यार खान, ज़मीन बहुत वसी है। कब तक बचोगे मेरे हाथ से? मेरी ज़िंदगी का वाहिद मिशन अब यही रह गया है कि मैं तुम्हें फना कर दूं, लेकिन मेरी कसम भी अपनी जगह। तन्हा तुम्हें मारने में वाकई कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा ताल्लुक जिस तंजीम से है उसके बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने कहा, जिस तंजीम की तुम बात कर रहे हो वो अपने मुल्क की सियासत और अपने मुल्क की फलाह के लिए मसरूफ़ अमल है, जिसकी कारकर्दगी कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा ये सिलसिला खालिसतन ज़ाती है। तुम अमरीकी हुकूमत से तनख्वाह वसूल करके इसराइलियों के लिए काम कर रहे हो और अपनी इन हरकत से अमरीकी हुकूमत को बदनाम कर रहे हो। सुनो ऑलिव हावर्ड, मैं तुमसे खुद दूर नहीं रहूंगा। तुमसे दूर रहने में लुत्फ नहीं आता। मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मंसूबा बंदी की है। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है ऑलिव हावर्ड जब हम और तुम इतने करीब होंगे कि शायद हमें फ़ोन पर एक दूसरे से गुफ्तगू करने की ज़रूरत पेश ना आए। जब मैं मसरूफ़ अमल हूँगा तो तुम्हारे लिए ऐसा दर्द सर बन जाऊँगा जिससे तुम्हें कभी निजात नहीं मिलेगी, और तेल अवीव को ये एहसास हो जाएगा कि उसने क्या मुसीबत मोल ले ली है। हावर्ड बोला, ठीक है अली, ठीक है, तुम इंतज़ार करो तुम। मैंने कहा, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मुसलसल कर रहा हूँ मिस्टर ऑलिव हावर्ड। कम से कम मुझे ये यकीन तो दिला दो कि तुम मुझ पर कब काबू पाओगे। मैंने उसका मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया। 2-3 बार मैंने उसे मुखातिब करने की कोशिश की, लेकिन लाइन बेजान हो चुकी थी। मैंने भी रिसीवर रख दिया। तहजीब कुर्बान हो जाने वाली निगाहों से मुझे देख रही थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, खुदा तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे। तुम पर नाज होता है अली, यकीन करो तुम पर नाज है मुझे। मैंने कहा, और मुझे तुम पर, बल्कि अपने आप पर, कि मेरी तकदीर ने मुझे तुम जैसी शख्सियत से मिला दिया।
ऑलिव हार्वर्ड से होने वाली गुफ्तगू ने मेरे जहन को किसी कदर खुशगवार तासुरात दिए थे। तहजीब थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोली, ये शख्स गालिबन अपने बुढ़ापे का एतराफ़ करके तुमसे ये मालूम करना चाहता था कि तुमने हायल जोशियों को किस तरह अहमक बनाया। मैंने तहसीनामेज़ नज़रों से उसे देखते हुए कहा, 100% यही बात थी। तुम फौरन बात की तह तक पहुंच जाती हो और ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है। तहजीब के चेहरे पर सुर्खी फैल गई। फिर उसने कहा, इन बातों को छोड़ो, हमें और भी बहुत सी बातों को सोचना है। मैंने कहा, मेरी निस्फ बेहतर ये सब कुछ सोच सकती है तो मैं अपना दिमाग क्यों खपाऊं? वो बोली, निस्फ बेहतर? तहजीब इस इस्तिलाह को नहीं समझ सकी थी। तब मैंने इस लफ्ज़ की तशरीह की और वो शर्माए हुए अंदाज में हंस पड़ी। बोली, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प लफ्ज़ है, मगर हमें संजीदा होना चाहिए। यहाँ रिंग करने का मतलब यही है कि उसने हमारी रिहाइश गाह के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। वो हमें कभी टेलीफोन न करता अगर उसे इस बात का मौका मिल सकता कि वो यहाँ पहुँचकर हमें मौत के घाट उतार देगा। मैंने कहा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। इस सिलसिले में हमें मोहतात होना पड़ेगा। न सिर्फ मोहतात बल्कि ऐसे इंतजामात भी करना पड़ेंगे कि हम उससे महफूज रहें। बेशक तारीना हार्डो ने हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किसी तरह नाकाम भी रह सकती है। तहजीब ने कहा, तो फिर हम अपने आप को उनके रहमो करम पर क्यों छोड़ें? हमें अपने तौर पर तैयारियां करनी चाहिए और मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया करना हिमाकत होगी। दूसरी तमाम बातों की बजाय सबसे पहले हमें यही काम करना चाहिए। मैं पुरख्याल अंदाज में सर हिलाने लगा। मेरे जहन में खिचड़ी पकने लगी थी, क्योंकि बात सिर्फ मेरी ज़ात की नहीं थी बल्कि तहजीब भी अब मेरे साथ थी। हर चंद के हम लोग अपने तौर पर मोहतात रह सकते थे, लेकिन कम से कम तहजीब के लिए मैं कोई ख़तरा मोल लेने को तैयार नहीं था। कुछ ना कुछ करना होगा और इस सिलसिले में मेरा जहन बर्क रफ्तारी से काम करने लगा। फिर मैंने एक बहुत ही आसान तरीक़ाकार सोचा, लेकिन उसके लिए तारीना हार्डो से गुफ्तगू करना ज़रूरी था। टेलीफोन मशकूक हो चुका था। ऑलिव हार्वर्ड मुझ तक तो नहीं पहुंच सका था, लेकिन इस बात का खदशा ज़रूर था कि वो मेरी टेलीफोन कॉल न टेप कर ले। चुनाचे अब तारीना हार्डो के खुद यहाँ आने का इंतज़ार करना था, और उस वक्त तक यहाँ अपनी हिफाजत के लिए हमने वो आम सी बातें सोच ली जो उस मौके पर की जा सकती थीं। यानी हम अपनी ख्वाबगाह में नहीं रहे थे, बल्कि एक ऐसी जगह हमने रात को क़याम किया जहाँ किसी के मौजूद होने का इम्कान नहीं था, और इस बात से उस इमारत के मुलाजिमीन को भी ला इल्म रखा गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।